आज के शो में बैरूनी फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन का फैसला, क्या पीटीआई पर पाबंदी का खदशा। आज सुबह 9 बजे आवाज लगती है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर कि मुल्जिम इमरान खान वल्द इकरामुल्लाह न्याजी साहब कहाँ हैं। केस है इस वक्त वो दो बुनियादी नुकात के ऊपर है। एक नुक्ता है कि पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी है और दूसरा नुक्ता ये है कि बनीगाला की जो प्रॉपर्टी इमरान खान साहब की है वो उसकी मनी ट्रेल दी जाए। ये अकाउंट्स पीटीआई ने फराहम करने हैं। उसके बाद कंटेम्प्ट के ऑर्डर हुए, फिर ठीक कहा गया, अनसिविलाइज कहा गया ऑर्डर में, और आखिरी वार्निंग बार बार दी गई। फाइनली आखिरी वार्निंग जो थी 30 तारीख की थी वो भी नहीं दिया गया और सिर्फ बहाने इस्तेमाल किए गए कि जनाब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब दोबारा से नए सिरे से रेड कर दी। अगर अकाउंट्स शफाफ हैं तो जांच पड़ताल में क्या हर्ज, इलेक्शन कमीशन का कड़ा सवाल। इमरान खान की बनीगाला अराजी मनी ट्रेल, मामला अहम मराहिल में दाखिल। 10:30 बजे आवाज लगती है इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन के अंदर कि जो फॉरेन फंडिंग केस है जिसके अंदर बार बार आवाज लगाई गई, बार बार बुलाया गया इमरान खान साहब को कि अपनी जो पार्टी है उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फॉरेन फंडिंग है, उसके ऊपर जवाब दें। लेकिन उसके जवाब में अदारे को गाली दी गई, अदारे की तज़हीक की गई और यहाँ तक कि अदारे को कहना पड़ा और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े इमरान खान साहब के लिए जो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के लिए ना किए गए हों। कल अकरम शेख साहब ने एक नई पिटीशन फाइल की और उसमें अकरम शेख साहब की ये ख्वाहिश थी और उन्होंने फरमाया ये कि इसमें अब जमाइमा खान के, जमाइमा गोल्डस्मिथ के जो मनी ट्रेल है वो भी दी जाए। इमरान खान पर उठते सवालात, क्या तलाशी से राहे फरार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज एक तहरीरी फैसला जारी करता है। 8 मई 2017 को जो शॉर्ट ऑर्डर आया था पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराजात जो इलेक्शन कमीशन के जुरिस्डिक्शन के हवाले से उठाए गए थे कि उसका दायरा इख्तियार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग के मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको सुन सकता है या नहीं सुन सकता। और दूसरा अहम सवाल पिटिशनर के ऊपर उठाया था। अब इन मामलात को लेकर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह फैसला दिया है। कुछ अहम नुकात इस फैसले में जिसमें उन्होंने कहा है जी कि अगर पीटीआई के अकाउंट शफाफ हैं, कोई मसला नहीं है, तो जांच पड़ताल में आखिर मसला क्या है। पिछले 2.5 साल से यानी 2014 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कोशिश में है कि किसी तरह इलेक्शन कमीशन इन अकाउंट्स को ना खोले या इनकी जांच पड़ताल ना करे। आखिरकार वजह क्या है, इलेक्शन कमीशन ये भी सवाल उठाती है। और इस अहम तरीन अगर पिटीशन के आप इस फैसले के पेज नंबर 6 पर जाएं तो भारत की फंडिंग की मिसाल देके कहा जाता है कि अगर एक पार्टी मुबैना तौर पर भारत से फंडिंग लेती है तो क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस वजह से उस पर सवाल ना उठाए क्योंकि वो टाइम लैप्स हो चुका है, यानी वो माजी में ट्रांजैक्शन हुई थी, क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात पर सवाल ना उठाए कि क्योंकि ये माजी की ट्रांजैक्शन है इसलिए इसको नहीं छेड़ा जा सकता। ये सवाल भी उठाता है। और उसके साथ साथ अकबर बाबर साहब के अपने स्टेटस के बारे में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं, उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित नहीं कर सकी कि इनको पार्टी से निकाला गया, वो पार्टी के रुकन अब तक हैं। तो ये स्टैंस भी उनका विंडिकेट, ये स्टैंस भी उनका क्लियर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन में इस केस के हवाले से। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो ओवरऑल हनीफ अब्बासी साहब का केस चल रहा है, इमरान खान साहब का मनी ट्रेल बनीगाला के हवाले से, उसमें क्या पेशरफ्त है आगे चलकर उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। अकबर बाबर साहब खुद मौजूद है साथ, हमारे फाउंडिंग ग्रुप के जो हेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ही इज स्टिल अ मेंबर। इलेक्शन कमीशन ने कहा है देयर इज नॉट एन आयोटा, अगर एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊं तो देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ रेफरेंस टू द इफेक्ट दैट ही हैज बीन आउस्टेड फ्रॉम द पार्टी, नॉट एन आयोटा ऑफ रेफरेंस। ये पेज नंबर 5 पर लिखा है इलेक्शन कमीशन के फैसले पे। अग्रवाल साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। जनाब जस्टिस रिटायर्ड और बैरिस्टर ख्वाजा नवेद साहब सीनियर कानूनदान हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। शाह वोस्तो साहब माहिर कानून है, सीनियर सियासी तज़ेनिगार हैं, कराची से ही साथ मौजूद है हमारे। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का जिन्होंने ज्वाइन किया। बाबा साहब आपकी तरफ आते हुए, सर पहले तो आज ये जो पेज नंबर 5 पे लिखा है आपके बारे में, इस पर और फिर इसके बाद आज फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के क्या इसकी इंप्लीकेशंस हैं और हुआ क्या आज इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में, किस तरह केस बढ़ रहा है आगे और क्या खतरा, क्या लाग हो सकता है पीटीआई को इस केस से। बाबर साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मेरे ख़्याल में आपने फ़ैसले के जो अहम तरीन नुकात थे वो अपने इंट्रो में बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में आपने पहले ही बयान कर दिए हैं। मेरे लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और आज भी मैंने 2 रकात नफल पढ़ के शुक्र अदा किया अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मेरा जो मौक़िफ़ था उसको विंडिकेट किया, उसकी सच्चाई आज सामने आ गई। यानी एक तरफ इमरान ख़ान, उनके तमाम जो अहम तरीन लोग हैं पार्टी में, डॉक्टर आरिफ अलवी हो गए, बाकी उनके स्पोक्स पर्सन हो गए, बार बार टीवी पे आके पिछले चंद सालों से ये कह रहे थे कि इनका तो लोकस स्टैंड है, यानी इनका तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि ये केस करे क्योंकि इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। और मेरा मौक़िफ़ ये था कि ज़रा बराबर भी सबूत नहीं है कि मुझे पार्टी से निकाला गया है, और चूँकि सियासी पार्टियाँ एक इदारा होती हैं, कम से कम होनी चाहिए, तो उसमें एक कानूनी तरीका वज़े किया गया है जिसके तहत मेंबर्स को निकाला जाता है। तो मैं उस असूल पे भी खड़ा था। तो ये जो आज फ़ैसला आया है ये अल्लाह ताला ने यानी मेरे जो स्टांस है, सच्चाई है, उसको साबित किया। लेकिन उससे बड़ी अहम तरीन एक बात है, इस तारीख़ी फ़ैसले से एक पैगाम जाता है तमाम सियासी पार्टियों के मेंबरों को कि सियासी जमात जो होती है वो एक आइनी हैसियत रखती है, एक कानूनी हैसियत रखती है। उसमें मेंबरान जो हैं वो कोई टिशू पेपर की तरह नहीं है कि ये जो पार्टी के जो मालिक बन जाते हैं, मालिकान हैं, या मोनार्क्स और किंग्स और इस किस्म की तरह जिस तरह वो पार्टी को चलाते हैं कि उनके इख्तियार में है कि पार्टी में SMS के ज़रिए पार्टी से कहा आप निकल गए और टीवी पे बयान दे दिया, ये तो पार्टी में नहीं है, कोई इल्ज़ाम लगा, ऐसा मामला नहीं है। कानून मौजूद है, आपने सब्र करना है, इम्तिहान करना है। तो ये जो सियासी पार्टियों को इदारा बनाने के लिए मेरी मेंबरशिप के हवाले से जो फ़ैसला है मेरे नज़दीक बड़ा अहम तरीन है। और मैं कम से कम अब ये तवक्को करता हूँ कि कम से कम इमरान खान समेत ये तमाम लीडर जो आपके शोज़ पे भी आके मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे और मेरी तजलील करते थे कि इसको तो पार्टी से हमने निकाल दिया है, धुतकारा हुआ है, कम से कम वो टीवी पे आके वो जो अखलाकी मेयार की जो चाराजोई करते हैं और जो प्रचार करते हैं उसके तहत कम से कम आके माफ़ी तो मांगे। बाकी बातें तो छोड़े कि वो झूठे साबित हुए तौर पे, एक अदालती फैसला है और इसकी क्या कानूनी पहलू है ये भी एक अलग बहस है। तो दूसरा जो मामला है, लेकिन बाबा साहब वो बड़ा इससे ज्यादा जो अहमियत का वही सर एक सवाल, क्योंकि आप अब रुकन है तहरीक इंसाफ के, आप एक मेंबर है PTI के, आज के फैसले के मुताबिक PTI के पास लीगल राइट है कि उसको चैलेंज कर सकती है फैसले को अभी भी बाबा साहब, लेकिन PTI से राब्ता हुआ है आपका इस फैसले के बाद अब तक कोई? के खान साहब भी कहते रहे अक्सर शोज में, बार बार उन्होंने कहा कि आप पार्टी से निकाल दिए गए, आपका कोई ताल्लुक नहीं पार्टी से, PTI के लोग भी आके कहते रहे। तो इस फैसले के बाद आपका कोई राब्ता हुआ है इस वक्त बाबर साहब? फिर मेरा PTI से हमेशा से रब्ता था। मेरे हर रोज़ आपके शो के बाद भी इंशाल्लाह यहाँ PTI के मेहमान मेरे पास आएंगे। देखिए, वर्कर जो होता है वो हकीकत को जानता है। PTI के ओहदेदार जो हैं, जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने हमें देखा है कि किसने पार्टी को बनाया है, किसने उसके लिए 16-17 साल अपनी ज़िंदगी वफ़ की है, किसने काम किया है बग़ैर किसी मकसद के, अपने ज़ाती को मफाद के, तो उन सबको तो मालूम था हकीकत का। और मैं तो बार बार टीवी पे ये कहता था कि देखिए मैं मेंबर हूँ, मैं कानूनी तौर पे मेंबर हूँ, मैंने कभी भी ये दावा अपना नहीं छोड़ा कि मैं मेंबर नहीं हूँ। तो वो मेरा ताल्लुक ना टूटा था, सिर्फ वो ये था कि वो पसे पर्दा था ताल्लुक। अब वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि मैं बाकायदा टीवी जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा, PTI के दफातर का दौरा करूँगा, लोगों से, वर्करों से रब्ता करूँगा, क्योंकि ये एक मैसेज हमने देना है उन वर्करों को जो मायूस बैठे हैं, जिनसे नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जिनसे जुल्म हुआ है, जिनको ये जो हमारे जो सरमायादार और सरदार जो आके पार्टी पे कब्जा कर लिया है, और इनसे हमने इनको निजात दिलानी है, उनके हौसले बढ़ाने हैं, क्योंकि हमने पार्टी को दोबारा बहाल करना है अपने मकसद की तरफ। बाबा साहब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आपके लिए बड़ा अहम है फैसला। और मेरे साथ सीनियर माहिर कानून भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, तज़े निगार भी हैं, और अकबर बाबर साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, क्योंकि आगे चल ये तो एक पहलू था फैसले का। फॉरेन फंडिंग के हवाले से डिटेल्स अभी तक क्यों नहीं आ रही हैं, आखिरकार वजह क्या है कि डिटेल्स सबमिट नहीं हो रही हैं? मनी ट्रेल जो बनी गला का है, उस हवाले से जो सवालात हैं, एतराज़ात हैं, कोर्ट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या हैं? और उस पर PTI पूरा उतरी नहीं उतरी है, और नहीं उतरी तो PTI भी क्या उसी सफ में खड़ी हो गई है जहां पीपल्स पार्टी या PMLN खड़ी होती है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा। आज सुबह 9 बजे आवाज़ लगती है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर कि मुल्ज़िम इमरान खान वल्द इकरामुल्लाह न्याजी साहब कहाँ हैं। केस है इस वक्त वो 2 बुनियादी नुकात के ऊपर है।
एक नुक्ता है कि पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी है और दूसरा नुक्ता ये है कि बनीगाला की जो प्रॉपर्टी इमरान खान साहब की है वो उसकी मनी ट्रेल दी जाए। ये अकाउंट्स पीटीआई ने फराहम करने हैं, उसके बाद कंटेम्प्ट के ऑर्डर हुए, फिर ठीक कहा गया, अनसिविलाइज कहा गया ऑर्डर में, और आखिरी वार्निंग बार बार दी गई। फाइनली आखिरी वार्निंग जो थी 30 तारीख की थी वो भी नहीं दिया गया और सिर्फ बहाने इस्तेमाल किए गए कि जनाब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब दोबारा से नए सिरे से रेड कर दी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब में हम बेनकाब कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला आ चुका है, जिस तहरीरी फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन कहता है हमारा हुदूद है, ये हमारा जुरिस्डिक्शन है कि हम पीटीआई या फिर किसी भी जमात की फॉरेन फंडिंग के मामलों की जांच पड़ताल करें। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो हुए वहां पर भी जो गोस्ट फंडर्स या गोस्ट डोनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस मामला पर एप्लीकेशन के अंदर सवाल उठाया गया और उन गोस्ट फंडर्स जिसके अंदर दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई एलएलसी टेक्सास, पीटीआई एलएलसी कैलिफोर्निया, यानी दो शहरों में अमेरिका के जहां की जिनकी बात की गई, जिन कंपनीज को मुबैना तौर पर जो इस पर जिसे कहा जाए कि इलीगल फॉरेन फंडिंग मिली, मुबैना तौर पर मिली, जिसके अंदर फॉरेनर्स के नाम शामिल हैं, इंडियंस के नाम शामिल हैं, ऐसी कॉर्पोरेशन के नाम शामिल हैं। तो गोस्ट फंडर्स या गोस्ट डोनर्स आप कह सकते हैं जिनकी फाइनेंसिंग हुई, जिसकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठाया गया पिटिशनर की तरफ से कि आखिरकार एप्लीकेशन की सूरत में ये कौन है। मेरे साथ जनाब शाह बोस्तो साहब सीनियर माहिर कानून है, तज्ज़िया निगार, जनाब ख्वाजा नवेद साहब सीनियर माहिर कानून प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, अकबर एस बाबर साहब जो कि पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर है साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नवेद साहब, ये खुद तो कहते हैं एहतसाब करना है सबका, अब अपना एहतसाब और अपनी फंडिंग के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे क्यों है? सर आज इलेक्शन कमीशन है, फिर फंडिंग डिटेल्स नहीं आई, वजह क्या है इसकी? ख्वाजा नवेद साहब सर वो कहते हैं ना, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो ये पकड़ने निकले थे दूसरों को और खुद पकड़े गए उसी मनी ट्रेल में। मनी ट्रेल देखें, अब ये जिस तरह से नवाज शरीफ की मांग रहे हैं और उनके ज़ाहिर इंटरव्यू हो रहे हैं, उनके बेटों पे इंटरोगेशन हो रही है, सब हो रहा है। अब इन्होंने अपनी तरफ से तो पेश करने की कोशिश की, सुना है बहुत डॉक्यूमेंट्स भी दिए और उसमें दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे उलट आ गए। कहीं पे ये है कि जमैमा ने पैसे बाद में भेजे हैं, बनी गाला का प्लॉट जो है वो पहले ख़रीदा गया। इनका कहना ये है कि जी हमने जमैमा के पैसों से ये बनी गाला का प्लॉट ख़रीदा, बाद में फिर वो कहते हैं नहीं वो मेरा दोस्त था उसको दिए, फिर वो ये कहते हैं कि भाई वो मियाँ बीवी का आपस का मामला है, आप लोगों को क्या मसला है, जब भी पैसे आए आ गए। तो अब इस तरह की बातें अदालतों में तो नहीं चलती ना जी। अदालतों में जो सिस्टम होता है वो चेन सिस्टम होता है, यानी कड़ी से कड़ी मिलानी होती है। जहां भी एक कड़ी टूट जाए तो वो सिस्टम जो है ड्रॉप हो जाता है। जब वो सिस्टम ड्रॉप हो जाता है, चेन टूट जाती है, वन फेल्स टू प्रूव हिज केस। बनी गाला की जो ट्रांजैक्शंस हैं, इसकी मनी ट्रेल है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन जो फॉरेन फंडिंग केस है जो अकबर बाबर साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, सर उधर भी ये जवाब नहीं आ रहा कि फॉरेन फंडिंग जो डोनर्स से हुई उसकी डिटेल्स नहीं आ रही हैं। कभी वो उसका दायराकार, ये 2014 से केस चल रहा है, आज इलेक्शन कमीशन कहता है 2.5 साल से आप इसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं, मौखिर किए जा रहे हैं, 2.5 साल से आप जांच पड़ताल नहीं कर रहे। तो बाबर साहब ये कितनी अजीब बात है ख्वाजा नवेद साहब? सर जी कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है। अब देखें, ये तो अंडरस्टूड है कि पैसे बाहर से आए, ये भी अंडरस्टूड है कि पैसे वहाँ पे जमा किए गए, फिर उनकी यहाँ रेमिटेंस हुई। अब वो रेमिटेंस किसके नाम पे हुई, आया डॉलर की शक्ल में हुई, पाउंड्स की शक्ल में हुई, या रुपीस में वो पैसे आए? अब ये सारी बातें जो हैं, ये जब मामले अदालतों में होते हैं तो एक एक सवाल पूछा जाता है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते फिगर लिख के कि 18 लाख या 18 करोड़ रुपए जो थे वो कैलिफोर्निया से आ गए, 22 करोड़ रुपए इधर से आ गए। वो पूछते हैं कि भाई 18 करोड़ जब कैलिफोर्निया से आए तो वो देने वाला कौन था, उसका हिसाब किताब क्या है और उसके आने का तरीका क्या था? ये तो नहीं है कि ख्वाजा नवीद की जेब में डाल के पैसे ले आए। तो इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है ख्वाजा नवीद साहब? यानी इलेक्शन कमीशन यानी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत फिर वो ये है कि देखें, उनके पास जो इलेक्शन कमीशन के पास जो सबसे बड़ा छुरा है वो है सादिक और अमीन का। तो जो आदमी झूठा निकल आए उसके ऊपर वो चल जाता है। तो सबसे पहले तो वो सादिक और अमीन की कैटेगरी से जैसे ही गिरता है, आर्टिकल 62, 63 पे पूरा नहीं उतरता, तो वो अपनी रुकनीत से फारग हो जाता है। जब रुकनीत से फारग हो गया तो सियासत से ही फारग हो गया। तो ये सारी बातें देखने की हैं। फैसला इलेक्शन लेकिन शाह बोस्तो साहब, आपकी नजर में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस शाह बोस्तो साहब क्या हैं? ये मामला पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का है, इमरान खान साहब का मनी ट्रेल बनी गाला का, उस पर सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे आएंगे।
तो ये पीटीआई के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस है लीगली? शाह बुस्तो साहब, अगर आज भी नहीं पेश हुआ जवाब, आगे भी पेश नहीं होता, 2.5 साल से पेश नहीं हुआ, तो इलेक्शन कमीशन किस हद तक जा सकता है बुस्तो साहब? नहीं जी, शाह बुस्तो साहब की आवाज जो है हम तक नहीं आ रही है। शाह बुस्तो साहब तक आवाज, उनकी आवाज हम तक शाह बुस्तो साहब की नहीं आ रही है। अकबर बाबर साहब, क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस है लीगली इलेक्शन कमीशन जब तक शाह बुस्तो साहब से रिकनेक्ट करते हैं? बाबर साहब देखिए, ये इसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि फैसले में ये लिखा है कि 2.5 साल से वो अपने अकाउंट्स की जांच पड़ताल नहीं कर रहे, और इस पे इसकी वजह नहीं, बजाय अगर उनको कोई छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो अपने अकाउंट्स को खोल दें, मामला उधर ही ख़त्म हो जाता है। एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कॉमन लॉजिक की बात है। वो क्यों छुपा रहे हैं, आप ये बार बार पूछ रहे हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, वो इसलिए छुपा रहे हैं कि करोड़ों रुपए अमेरिका से आए, 2 ऑफशोर कंपनियों से गैर कानूनी जराए से पैसा आए, वो सबूत स्टेट बैंक के पास इनके अकाउंट्स में मौजूद है, मैंने उसके सबूत भी दिए हैं। वो इसलिए ये अकाउंट्स नहीं खोल रहे कि मिडल ईस्ट से करोड़ों रुपए हुंडी के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलाजमीन के अकाउंट्स में आए, सबूत मौजूद है, अकाउंट्स खोलेंगे, बात सामने आ जाएगी। वो इसलिए छुपा रहे हैं कि बरतानिया में लॉयड्स बैंक में बैंक अकाउंट खोले हुए हैं जिसमें करोड़ों रुपए के हिसाब से डोनेशन जमा किए हैं, जो इलेक्शन कमीशन में आपने डिस्क्लोज ही नहीं की अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में, जो आप सालाना जमा कराते हैं। ये सबूत मौजूद है, सबूत मैंने दिया हुआ है, वो अकाउंट्स खोलते हैं, चीज सामने आ जाती है। तो देखिए, वो इसलिए नहीं अपने अकाउंट्स खोल रहे कि उनके लिए वो फांसी का फंदा है। अब उनके पास एक रास्ता था जो मैं उनको बार बार देता था कि आप इलेक्शन कमीशन को खत लिखिए और उनके इख्तियार में एक फोरेंसिक ऑडिट करवाइए, और जो भी गैर कानूनी काम हुआ है, जो भी गैर कानूनी तरीके से पैसा है, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं इस मैनेजमेंट के, वो अपने आप को पेश करें, तो शायद हो सकता है कि एक बेहतर रास्ता निकले। जो फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो जाती है और फिर उस पर पाबंदी है जो आखिरी हद है, उस हद तक शायद बात ना पहुंचे। देखिए, इसका एक और बड़ा अहम पहलू है और उस पर मेरा बड़ा फोकस, और इंशाल्लाह वक्त आने पे वो आपके सामने भी आएगा और इंशाल्लाह हम उस पर रेफरेंस भी फाइल करेंगे, लेकिन वक्त आने पे वो ये है कि सियासी पार्टी में जो भी लोग फंडिंग के हवाले से गैर कानूनी काम में मुब्तला पाए जाते हैं अदालत में, इलेक्शन कमीशन में, उन पे ताहयात पाबंदी लगती है कि वो किसी भी सियासी जमात का ओहदा नहीं संभाल सकते। और ये ताहयात पाबंदी जो होती है सिर्फ पीटीआई के हवाले से नहीं होती है, और इसके लिए एक स्पेसिफिक कानून मौजूद है। और इंशाल्लाह मैं ये काली भेड़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ से बल्कि तमाम सियासत से ताहयात फारिग करके इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। ये मेरा हम साबित करके देंगे कि ये गैर कानूनी काम हुआ है। लेकिन ये आपने जो बात की है ओस्तो साहब, इसकी क्या लीगल इम्प्लीकेशंस है सर? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग होने जा रही है, यानी बिल्कुल बैन हो जाएगी? क्या हो जाएगा इस केस के बाद? 2.5 साल से साबित तो कुछ नहीं कर सक रहे। क्या इसका अल्टीमेट रिजल्ट है शाह ओस्तो साहब, क्या अल्टीमेट एंड है इसका? देखिए जी, मैं आपका जो डिस्कशन है वो तो नहीं सुन पाया हूँ, बिकॉज तो आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी जी। लेकिन आपके सवाल का जो इस वक्त मैं जवाब दे सकता हूँ वो ये है कि ये मैटर अब तो इलेक्शन कमीशन में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, और उसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं उस पर तो क्योंकि सब जुडिस मैटर है, कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन मैं अपनी राय ये जरूर दूंगा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो न सिर्फ एक इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने का एक इदारा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जो आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर होता है, और आर्टिकल 18 के तहत वो सारे जितने भी इंतजाम हैं इलेक्शन के। लेकिन उसके अलावा वो एक रेगुलेटरी इदारा भी। अच्छा। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल उनके पास पावर्स हैं कि वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी वो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर सकते हैं, और किसी भी हद तक वो अगर उनको कोई ऐसे एविडेंस मिलते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या वाकई कोई इसमें ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई फ्रॉड या कोई इस तरह का एलिमेंट नहीं है सही जिससे इलेक्शन, क्योंकि देखिए इलेक्शन जो है वो एक डेमोक्रेटिक राइट है जो फ्रीली जो इलेक्टोरेट है वो अपना राइट इस्तेमाल करता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। तो ये लाजिम है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो कानूनी और आईनी लिहाज से और इवन मोरली भी बिल्कुल इसका जो इलेक्शन में जीतना जो है वो बिल्कुल हक बजाने दो। कोई फ्रॉड हो या उसमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है, कोई झूठ है,
तो वो जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे थे कि 62-63 में वो नाल हो सकता है, वो बिल्कुल उसको डीबार कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो लीगल मैं समझता हूँ पोजीशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी अपनी जुरिस्डिक्शन के हवाले से पहले ही जो है वो अपनी डिटरमाइन कर ली है, जिसको आज शायद पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है, लेकिन कोई इसमें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं मिला उनको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, जब आप ये एथिकल पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, जब आप एंटी करप्शन का नैरेटिव बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों में, जहाँ रूल ऑफ लॉ कमजोर है, जहाँ पे इदारे भी इतने मजबूत नहीं है, जहाँ करप्शन काफी हद तक नॉर्म बच चुकी है, वहाँ पे एंटी करप्शन की पॉलिटिक्स करना तो बहुत आसान है। सही। लेकिन उस पॉलिटिक्स को फिर निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके साथ बैगेजेस होती हैं। अब मसला ये है कि अगर आप खुद कहते हैं कि जी हम, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई का जो मेन जो स्लोगन था वो था कि इलेक्शन जो है साफ शफाफ होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहिए, ताकि मुल्क में जो है वो एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को जो है बढ़ावा दिया जा सके। अब अगर आप खुद इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसीजर्स हैं, जो उनकी जो रिट है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो डायरेक्टली डिफाई करेंगे या इनडायरेक्टली इसके कोई रास्ते निकालेंगे, तो उससे जाहिर है आपकी पोजीशन, आपकी पूरा जो आपका मोरल फैब्रिक है वो कमजोर हो जाता है। सही बात है। और जो आपका नैरेटिव है नहीं, लेकिन शाह साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शाह साहब कि ये जब सवाल मेंटेनेबिलिटी की, जो पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी है, जुरिस्डिक्शन पे उठता है या टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उठता है, तो यही शोर इमरान खान साहब सवाल उठाते हैं दूसरी पार्टी पर, किसी को बात डिफेंड करने की नहीं, लेकिन ये सवाल उठता है कि जी प्राइम मिनिस्टर क्यों मेंटेनेबिलिटी को इसकी चैलेंज कर रहे हैं, क्यों टेक्निकल ग्राउंड्स पर चैलेंज कर रहे हैं, और इधर 2.5 साल से इसी बुनियाद पर मामला चले जा रहा है। उसको साहब, ये क्या ट्रेंड, ये क्या एग्जाम्पल है जो खान साहब सेट कर रहे हैं? उसको साहब लेकिन जी प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पर्सनैलिटी कल्ट की पॉलिटिक्स है। तो अब सबसे आसान तरीका यह है कि आप लीडरशिप को बदनाम करें, उसको आप डिस्क्रेडिट करें, और उसको फिर आप उसका जो सारा जो मोरल स्टैंडिंग है उसको आप क्वेश्चनेबल करके उसको आप लोगों के सामने एक्सपोज करें। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स यही थी कि शुरू से लेके वो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने शुरू से ही टारगेट किया, और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए, जीआईटी भी बन गया। अब वो जीआईटी जो है अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको याद है कि रिसेंटली यही सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। जो काउंसिल थे इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट में, अनवर मंसूर साहब, कि क्या हम पीटीआई के जो इल्जामात लगाए गए हैं, क्या उस पर भी हम कोई कमीशन बनाएं, कोई जीआईटी बनाना चाहिए, तो उन्होंने उसकी मुखालफत की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उनको जो है, मैं समझता हूँ कि उस सवाल पे अभी तक उनको उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि वो अपने क्लाइंट से यानी इमरान खान साहब से पूछें, और ये मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पे भी कोई जीआईटी बनाए या इस पे भी कोई कमीशन बनाए। तो अब आप जब वही तरीका 184(3) में आप ले गए थे, और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग पनामा केस में आप जो है इसको इसकी ट्रेल के लिए जीआईटी बिठाएं, अब वही सवाल इमरान खान साहब के लिए पैदा हो गया है। बिल्कुल सही। अगर आप क्लीन हैं, अगर आपको कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, और मेरा ख्याल है वो उनको जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अब तक तो यही एक जनरल इंप्रेशन रहा है कि इमरान खान साहब की उन्होंने अभी तक कोई पब्लिक ऑफिस, लेकिन वो छुपा रहे हैं इस पर, तो सब जिस तरह से नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली उससे सवाल पैदा होंगे। और उससे मैं समझता हूँ जो आप वाला सवाल है, मैं उसका अब जवाब दे रहा हूँ कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल फिनोमिना है वो बहुत ज्यादा आगे जाके उसको सेटबैक्स होंगे, और लोगों पीटीआई के पास और कोई क्रेडेंशियल नहीं है सवाल इसके कि वो समझते हैं कि मोरली ये बड़ी अहम बात है इस पर, ये जो मोरल ग्राउंड्स पर इफेक्ट पड़ेगा पीटीआई पे। ख्वाजा नवीद साहब, ये जो भारत की बात की इलेक्शन कमीशन ने कि मिसाल के तौर पे कोई पार्टी भारत से फंडिंग लेती है और इलेक्शन कमीशन लिखता है इस फैसले में कि तो फिर अगर वो पास, ये कह दिया जाए कि वो पास ट्रांजैक्शन है, माजी में हुई है, तो क्या उसकी तहकीकात नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन? ये कैसी बात है? भारत जो है ना, मतलब एक सिंबल दिया है क्योंकि वो एनिमी कंट्री है हमारी, सही, तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर मिसाल के तौर पे भारत से कोई बंदी फंड लेता है तो हम कहेंगे जी ये तो पुरानी बात है, छोड़ जाओ, भूल जाओ, तो मतलब ये कि फिर हम इसको इग्नोर कर दें। और फिर हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी सरेआम आई भी है, बरसरेआम, जिसकी एडमिटेड पोजीशन हो गई है कि वो भारत से फंड्स भी लेते रहे हैं, रॉ के साथ उनके रवाबत भी रहे हैं,
और वो सारी बातें हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन में जब जिसने ये फैसला लिखा है उसके सब कॉन्शियस में वो सारी बातें होंगी, तो लिखते वक्त उन्होंने इसको आर्गूमेंट के तौर पे एडवांस किया। लेकिन लीगली रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की बात अभी हुई है, अभी ओसो साहब भी कह रहे थे कि मिला नहीं, लेकिन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हो जाना है फिर मामला रुक जाना है, या लीगली इसका क्या एंड है इस पर ख्वाजा नवेद साहब, क्या यानी इसको किस तरह बढ़ता हुआ देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले मामले को? जी, अगर ये अपने फंड्स को नहीं साबित कर सकते ट्रांसपेरेंट तरीके पे कि ये कहाँ से आए और किस तरह आए, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास जो क्लॉजेस हैं कि जो पार्टियों को वो बैंड करते हैं या जिस तरह से रेगुलेट करते हैं, तो मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ इनका ये कौन सा कानून है, तो उसमें कोई शेक होगी जिसके तहत वो इस पार्टी को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से रोक सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए कि वो उनके अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट नहीं है या उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं कानून के तहत वो पूरी नहीं कर पा रहे। अकाउंट्स ना दे सकना भी एक डिसक्वालिफिकेशन है कि आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है बेसिक वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो किसी एक पॉइंट के ऊपर भी आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं और पूरी पार्टी डिस्क्वालीफाई होकर बैन हो सकती है। ठीक है, अकबर बाबर साहब आपकी नजर में क्या डिस्क्वालिफिकेशन यानी पार्टी पूरी की पूरी बैन हो सकती है पीटीआई? आपके इस केस के नतीजे में क्या हो सकता है बाबर साहब? शख्स की जात का नहीं है। देखिए अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, तो वो तो भाई एक आदमी के पर्सनल इंडिविजुअल आदमी का फ्लैट्स और वो है, इनका भी वो मसला जो वहां चल रहा है वो पर्सनल फ्लैट का और उसका चल रहा है और वहां भी उस पर आऊंगा। लेकिन अकबर बाबर साहब आपकी नजर में इसका क्या इलेक्शन कमीशन में यानी आप क्या समझ रहे हैं कि इसके बाद क्या होना है? रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ जाने क्या होना है? नहीं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मेरा नहीं ख्याल, बहरहाल ये हाई कोर्ट के अपने इख्तियार में तो है, लेकिन इस वक्त चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से तमाम जो उनके 2.5 साल में ऑर्डर्स पास किए हैं वो मंगवा भी लिए हैं और उनको भेज भी दिए गए हैं, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खुद फरमाया। तो जाहिर है कि उस ऑर्डर में ये मई 8 का ऑर्डर जिस पे आज ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं वो भी उनके ज़ेर गौर होगा। तो उसमें तवक्को ये की जा रही है, जो रिमार्क्स हैं बहरहाल उनका फैसला है, सुप्रीम कोर्ट जो भी इख्तियार रखती है फैसला कर सकती है। तवक्को ये की जा रही है कि शायद वो इलेक्शन कमीशन को ही अपना एक GIT के तौर पे मुकर्रर करे और प्रोहिबिटेड यानी गैर कानूनी ज़राए से तमाम फंडिंग के जो मामलात हैं उनको खुला इख्तियार दें कि वो तहकीकात करे। तो ये अगर ये डायरेक्शन आ गई तो फिर हाई कोर्ट और उसका स्टे जो है वो खुद ब खुद गैर फाल हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आ गई। तो उसके बाद फिर ये मामला बहुत तेज़ी से चलेगा, फिर ये चंद हफ्तों में दिनों में ये अकाउंट्स आएंगे और ये तमाम हकीकत जो मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ ये सब सामने आ जाएंगे और ये फिर मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। मंतकी अंजाम क्या हो सकता है? जो पार्टी पे पाबंदी की आपने बात की वो एक इंतहाई इकदाम है। उससे पहले भी बहुत सारे इकदामात हैं। हमारी ख्वाहिश है, देखिए कानून कहता है कि तमाम गैर कानूनी फंड जो है उसको जब्त किया जाएगा बहक़ सरकार, तमाम गैर कानूनी असासे जो कायम किए गए हैं उनको जब्त किया जाएगा, तमाम लोग जो पार्टी के फंड्स को मैनेज करते हैं यानी ऊपर से लेके इमरान खान से लेके सेक्रेटरी जनरल हो गए, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, जो फाइनेंस बोर्ड है, जो और CC के मेंबर्स हैं, जो चेक साइन करते हैं, वो तमाम तफसीलात मौजूद हैं। उन तमाम पे ताहयात पाबंदी भी लग सकती है कि वो किसी भी सियासी पार्टी में कोई ओहदा नहीं रख सकते। तो ये वो कानूनी पहलू हैं जो फिर अमल में उस वक्त आएंगे जब ये तहकीकात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और जैसा कि मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन ये लीगल इसके कंक्लूजन जो हो सकते हैं, बराबर साहब मेरे साथ हैं, ख्वाजा नवेद साहब साथ हैं, शाहबूस साहब साथ हैं। मनी ट्रेल के हवाले से, बनी गला मनी ट्रेल के हवाले से जो केस कोर्ट में हनीफ अब्बासी साहब लड़ रहे हैं, उस केस में क्या आगे होने जा रहा है, वो फाइनेंशियल जो इस पर ट्रांजैक्शंस की एक रसीदें हैं वो कब तक सामने आएंगी हमारे, और ये भी मामला दूध का दूध पानी का पानी होगा कि PTI सही है या हनीफ अब्बासी साहब सही हैं, कौन गलत कौन सही है, इसकी पेशरफ्त क्या होगी। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहेगा बेनकाब। 10:30 बजे आवाज़ लगती है इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन के अंदर कि जो फॉरेन फंडिंग केस है जिसके अंदर बार बार आवाज़ लगाई गई, बार बार बुलाया गया इमरान खान साहब को कि अपनी जो पार्टी है उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फॉरेन फंडिंग है, उसके ऊपर जवाब दें। लेकिन उसके जवाब में अदारे को गाली दी गई, अदारे की तज़हीक की गई और यहाँ तक कि अदारे को कहना पड़ा और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े इमरान खान साहब के लिए जो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के लिए ना किए गए हों। कल अकरम शेख साहब ने एक नई पटिशन फाइल की और उसमें अकरम शेख साहब की ये ख्वाहिश थी और उन्होंने फरमाया ये कि इसमें अब जमाइमा खान के
जमायमा गोल्डस्मिथ के जो मनी ट्रेल है वो भी दी जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवालात उठा रहे हैं। अहम तरीन मनी ट्रेल, प्राइम मिनिस्टर की मनी ट्रेल पे सवालात पनामा केस के हवाले से कई बार उठाए हैं। ये मनी ट्रेल है बनी गला की मनी ट्रेल। इस पर आज कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या खान साहब कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकें? क्या तमाम ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, बिलखुसूस राशिद अली खान, जमायमा खान और इमरान खान के दरमियान बनी गला प्रॉपर्टी के हवाले से, लंदन की प्रॉपर्टी के हवाले से, 1983 में फ्लैट खरीदना, 2003 में बेचना, पेमेंट आना, पेमेंट जाना, ट्रांजैक्शंस किस तरीके से हुई, जमायमा खान की इस पर जो मनी ट्रेल, उनकी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, सिटी बैंक का ये लेटर जिसमें आप देख रहे हैं कि रेमिटर जो है उसका नाम और जितनी अमाउंट रेमिट हुई वो, और उसके बाद एक खत जिसके जरिए वो लोन वापस किया गया न्याजी सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक ऑफशोर कंपनी है जिसके डायरेक्टर्स के बारे में आज हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की बहनें हैं। मैं इस पर लीगली पूछते हैं कि क्या इस केस में होने जा रहा है। सबसे पहले ख्वाजा नवेद साहब, क्या ये मनी ट्रेल पर क्या कहेंगे ख्वाजा नवेद साहब? ये जो बनी गला प्रॉपर्टी है ख्वाजा नवेद साहब, ये इसका क्या हुआ है मामला जी? सर इसमें क्या कि आपको एक चेन की तरह ना लिंक से लिंक मिलाना होता है। अच्छा। तो चेन में जिस तरह आप देखते हैं एक कड़ी भी अगर टूट जाती है तो पूरी चेन टूट जाती है। तो ये जो चेन मिलानी होती है, ये इसमें जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोग हैं या जो फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, ये उन लोगों का काम है और वो इसको आराम से ढूंढ लेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है, जो मैं अखबारात या टीवी में बयानात देख रहा हूँ, तो उनका आपस में बहुत ज़्यादा तज़ाद आ रहा है। यानी कभी वो कहते हैं कि हमने जमायमा खान के पैसे से ली ज़मीन, तो पता चलता है कि ज़मीन पहले ख़रीदी गई है, पैसा बाद में रेमिट हुआ है। कभी वो कहते हैं अरशद खान साहब के अकाउंट में पैसे आए थे, फिर वो पैसों का जो है लिंक नहीं मिलता। तो इस तरह से जो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं, तो ये उनके केस को डाउटफुल कर रही हैं। तो अब ये कि उसको किसी एक्सपर्ट से मशवरा करके ये अपनी मनी ट्रेल को सही करवाएं, ताकि वो पता चल जाए कि भाई पैसे जो है वो सही तरीके से आए हैं और पूरे आए हैं और किसी ड्यूबियस तरीके से नहीं आए, या जो भी पैसा है वो हार्ड अर्न उनका अपना पैसा है और ये कोई ड्यूबियस। लेकिन सर ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं शाह बुस्तो साहब, 1983 में फ्लैट खरीदा जाता है, उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता था। 1997 में वो कहते हैं कानूनी तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी भी नहीं था उस पर। फिर 2000 के अंदर, साल 2000 में वो इस पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो आती है जनरल मुशर्रफ साहब की, उसमें डिक्लेयर होता है। फिर 2002 के इलेक्शन में वो कहते हैं कि हमने डिक्लेयर किया। तो शाह बुस्तो साहब, ये 1983 से 2000 और फिर 2002, सर ये क्या मामला इस पर है कि डिक्लेरेशन टैक्स एमनेस्टी स्कीम में होती है जनरल मुशर्रफ साहब की, उसके साहब, ये आपको कैसा साउंड करता है जी? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला जो है, जो अभी आप जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, मसला सारा यही है जी। पाकिस्तान का जो टैक्स का सिस्टम है वो उमरा तबके ने ऐसा बना दिया है कि वो क्या करते हैं कि कई साल तक वो मुख्तलिफ ज़राए से वो लीगल इलीगल तरीके से अपने वेल्थ को और अपनी इनकम को बढ़ाते रहते हैं, और उसके बाद 10 साल के बाद एक एमनेस्टी स्कीम के जरिए वो सारी की सारी रकम जो है वो लॉन्डर हो जाती है और उसके सोर्स के बारे में पता नहीं आप लगाया जा सकता। अब उससे होता ये है कि वो फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि 2002 में या 2000 में जब ये एमनेस्टी स्कीम आई थी, अब उसके बाद आप पूछ सकते हैं किसी से कि जी आपने जो मजीद कोई अगर एक्रीशन की है वेल्थ की तो उसके बारे में बताएं, उससे पहले आप पूछ नहीं सकते। तो उससे जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है कि जो आपकी जो एक्रीशन होती है वेल्थ की, जो ईयरली बेसिस पे होती है और जो आपको हर साल डिक्लेयर करनी होती है, उससे आपकी पूरी रिकंसिलिएशन ऑफ वेल्थ बनती जाती है हर साल। क्या आपने लास्ट ईयर कितना डिक्लेयर किया था, उसके बाद आपने मजीद जो आपका इनकम थी या जो भी जराए थे वो आपने कहाँ से हासिल किए, उसके बाद आपने कौन से एसेट या लायबिलिटीज क्रिएट की, ये हर साल एक सिलसिला चलता रहता है और उससे फिर कोई मसला नहीं होता और आपको फिर ये जो मसाइल इस वक्त आप फेस कर रहे हैं वो मसाइल पैदा नहीं होते। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे एक तरीका, एक पैटर्न बना दिया गया है कि हर 10 साल के बाद, हर 5-6 साल के बाद भी आप एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर देते हैं जिससे सारा काला धन जो है वो वाइट हो जाता है। सही। अब मसला ये इसलिए पैदा हुआ है कि इमरान खान साहब ने जब ये फ्लैट अपना एमनेस्टी में डिक्लेयर कर दिया तो अब इनकम टैक्स ने उनसे नहीं पूछा कि ये कब लिया था, कहाँ, किस सोर्स से लिया गया था, और उसके बाद फिर वो कैसे आपने उसका बाद में डिस्पोज ऑफ किया, पैसे कहाँ गए।
तो वो मसला सारा जो पैदा हुआ है इस वजह से पैदा हुआ है। अब उसके बाद जब ये इमरान खान साहब ने पनामा के हवाले से या मुस्तकिल जो एक, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि एंटी करप्शन का उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, अब उसमें जो काउंटर नैरेटिव आया है उनके ऊपर जब सवाल पैदा हुआ है, खासतौर पर बनी गाला की प्रॉपर्टी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी मसला है कि अब वो चूंकि एमनेस्टी में तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, एमनेस्टी का ना टैक्स के लॉ से तो वो निकल गए। अब उनके लिए इस वक्त मसला यह है कि वो उसको जस्टिफाई किस तरह करें, क्योंकि अब तो पॉलिटिकल और मोरल क्वेश्चन है। अब लोग आपके उस लीगल जो आपको कवर था उसको तो लोग नहीं देखेंगे, वो तो चलो आप एक उस वक्त एमनेस्टी थी, आपको फायदा मिला, लेकिन अब क्योंकि आप पॉलिटिकल डोमेन में आ गए हो, आपने अपना मोरल एक जो है ग्रैंड लेकिन सर इसका जवाब है ना, वो कहते हैं कि उस साहब इसके जवाब में कहते हैं कि क्योंकि ये पब्लिक फंड नहीं था, ये तो खान साहब का जाती एक ट्रांजैक्शन है, उनकी जो ट्रांजैक्शन उनके दोस्त के साथ, उनकी वाइफ के साथ, और वो जो घर खरीदा गया दैट वाज नॉट पब्लिक मनी, दैट वाज इमरान खान ओन मनी, पर्सनल मनी। तो उस पर वो सवाल नहीं उठता जो प्राइम मिनिस्टर पे सवाल उठता है। वो ये एक ग्राउंड है जो लिया जा रहा है इस पर, इस तमाम ट्रांजैक्शन की डिटेल के ऊपर। विषय है कि पब्लिक और प्राइवेट मनी की बात नहीं है, बात यह है कि आपको सोर्स एक्सप्लेन करना है। आपके पास अगर डिस्प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसिव एसेट्स हैं, आपके पास आपकी इनकम और एसेट्स के बीच में कोई प्रोपोर्शन नहीं बनता और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो फिर सवाल उठेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल मनी हो या आपकी पब्लिक ऑफिस से आपके इल्जाम लगे। लेकिन आप एज ए पॉलिटिकल लीडर आपको अबव बोर्ड होना पड़ेगा, आपको अनकंट्रोवर्शियल अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब जाके आप इस पोजीशन में होंगे कि दूसरी की तरफ उंगली उठाएंगे। अब ये जो सवाल पैदा हुआ है, और हनीफ अब्बासी साहब ने उस पर जो है वही 184(3), क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला यह है कि 184(3) एक माल गाड़ी बन गई है। आप दुनिया जहान का जो भी गुड्स हैं वो उस पर लाद दें और उसके बाद चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। मुझको तो डर है कि आने वाले वक्तों में लोग FIR नहीं कटवाएंगे, जाके 184(3) में जो है वो पिटीशन डाल देंगे। देखिए 184(3) में जब आप गए हैं, खुद भी गए हैं इमरान खान साहब, तो अब उनके जवाब में उनके जो मुखालिफ हैं, अपोनेंट्स हैं, वो भी गए। अब जब आपने GRT के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और धरने और पता नहीं क्या क्या होता रहा, तो अब वही सवाल वहां पे भी उठा है। अगर आप क्लीन हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको कोई चीज छुपाने के लिए की जरूरत नहीं है, तो फिर तो आपको ताउन करना चाहिए और आप कहेंगे कि ठीक है ये मेरे एसेट्स हैं, ये पूरी आप उनको रिकंसिलिएशन बना के दें, कहां से फ्लैट लिया, उसके बाद फ्लैट बेचा, उससे सर इन डिटेल्स को लेकर अकबर अवध साहब, मैं ये जो शाह ओस्ता साहब बातें करें बड़ी अहम बातें हैं सर, लेकिन आज ये कहा गया कि सील्ड एनवेलप में इनकम टैक्स डिटेल्स दी जाएंगी, एनुअल जो रिटर्न्स फाइल किए गए टैक्स डिटेल्स के हवाले से दे विल बी फाइल्ड इन अ सील्ड एनवेलप। इस पर PMLN ने एतराज उठाया कि सील्ड एनवेलप में क्यों, प्राइम मिनिस्टर की तो आपने सारी चीजें सोशल मीडिया तो हर जगह छा गई, आ गई, ट्रेंड बन गए, सील्ड एनवेलप क्यों? और दूसरी बात, कुछ डिटेल्स ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो मैं खत सिटी बैंक का दिखा रहा हूं, इसमें रेमिटर का नाम एक जगह लिखा है जमामा, लेकिन दो जो बाकी कुछ जो ट्रांजैक्शंस उसमें रेमिटर का नाम नहीं आ रहा है। तो वो डिटेल्स वो कह रहे हैं हमने मांगी हैं फ्रॉम द सिटी बैंक या फिर जो बैंक से रहे हैं उस इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन में कि वो रेमिटर की डिटेल हमें फराम करें। उसमें शायद 10 दिन या 15 दिन का वक्त लगता है। आज खान साहब ने जमायमा से बात भी की टेलीफोन पे कि वो रिकॉर्ड पेश कर दें, तो ये मामला सॉल्व हो जाएगा बाबर साहब, या ये मामला पेचीदा है बहुत? नहीं, ये मामला खासा पेचीदा है। होता क्या है कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कई दफ़ा आप एक ऐसा अमल शुरू करते हैं और आपने अपने सामने एक सियासी हदफ रखा होता है जो उस हदफ के लिए तो आप बड़े बुलंदबाज दावे करते हैं, लेकिन जब वो अमल चल पड़ता है तो आप ख़ुद भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। इमरान खान के साथ भी यही होने जा रहा है। एहतसाब के अमल से उन्होंने जो मयार अपनाए दूसरों के लिए, जब मैंने उनका उन्हीं मयार पे इम्तिहान लिया तो आपके सामने नताइज आना शुरू हो गए हैं कि वो किस बुरी तरह से उलझे हुए हैं और पूरी की पूरी पार्टी पे, उसकी साख पे बोझ बनते जा रहे हैं और पार्टी को एक तबाही की तरफ दहाने पे ले गए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने जो फैसले करने वो खुद करने और उसको इदारा नहीं बनाना, एक डिक्टेटरशिप में रखना है। तो खैर उसको तो हम मुकाबला करेंगे और आइंदा भी करेंगे। अब जनरल मुशर्रफ ने मीडिया को आज़ाद किया, उसी आज़ाद मीडिया जनरल मुशर्रफ को खा गया कि वो जो हक़ाइक़ सामने आया, फिर जिस तरह तहरीक चली और आज़ादी सहाफ़त की और आज़ादी एक की और जुडिशरी की आज़ादी की, तो मीडिया के ज़रिए वो पूरी कैंपेन चल गई और उनको वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गए। इसी तरह इमरान खान ने एहतसाब के हवाले से
एक अमल तो शुरू किया, लेकिन चूंकि वो खुद तैयार नहीं थे उस मेयार में पूरा उतरने के लिए, तो अब वो खुद उसी की लपेट में आ रहे हैं। हमारे लिए खुशाइन बात यह है, हमें ये सोचना चाहिए एज अ कौम कि हम लोग कोई लोगों की और शख्सों की शख्सियतों के गुलाम ना बने। ये जो सियासी पार्टियां हैं इनको हम इदारा बनाएं। जब इलेक्शन कमीशन कल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानून के पहलू में लाती है और जो सजाएं मिलती हैं लोगों को, उसके नतीजे में एक ट्रेंड बनेगा, दूसरी पार्टियां भी इसी तरह इस शिकंजे के अंदर आएंगी। तो पार्टियां जब साफ होंगी, ये 96 में से सारे गुजरेंगे, तभी जाके आपको एक बेहतर सियासी क़यादत, बेहतर सियासी पार्टियां जो अवाम के मसाइल हल कर सकेंगे, जो सिर्फ टॉक शो में आके बुलंदपार नारे नहीं लगाएंगे। बल्कि अब तो मैं कहता हूँ ये टॉक शो कम हो गए, कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे डॉग शो होते हैं, जिसमें सारा भौंक रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये जो मामलात है, इससे अवाम के मसले हल नहीं होते। अवाम के मसले हल होते हैं सियासी पार्टियां फाल हो, कानून के दायरे के अंदर हो, हर 3-4 साल बाद नई क़यादत सामने लाएं। और ये वो अमल है जिसमें इमरान खान ने अपना हिस्सा डाला है। अब वो इस हिस्से डालने के बाद इसी अमल के जरिए गैर फाल होने जा रहे हैं। ये कुदरत का एक कानून है, ये इससे कोई बच नहीं सकता। या तो आप उन असूलों को खुद अपनाएं, और अगर आप असूलों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसके विक्टिम बनेंगे। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका अदा करते हुए ख्वाजा नवेद साहब और शाह बोस्तो साहब का। अहम तरीन केस फॉरेन केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से केस का मंतकी अंजाम, लीगल इंप्लीकेशंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड क्या कहते हैं और खान साहब के बयान क्या कहते हैं, आज प्रोग्राम में डिस्कस किए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर आप दे सकते हैं। देखते रहेगा अब तक।